We had discussed about the chapter number 4 और फोर्थ चैप्टर के अंदर लॉरेंस फोर्स वाली पूरी टॉपिक हमने कंप्लीट कर ली थी। जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे वो सभी एक बार गूगल क्लास में वीडियो चेक कर लो, क्योंकि उस दिन पूरा लॉरेंस फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। लॉरेंस फोर्स मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। F is equal to Q E प्लस V क्रॉस B से कैलकुलेट होता है। क्लियर? F is equal to Q E प्लस V क्रॉस B मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q E, बट इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड सो Q V क्रॉस B। ये लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला है। ओके, लास्ट टाइम इसके लिए F is equal to Q V क्रॉस B लिखा था। कितने इक्वेशन लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाली फोर्स सो IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। स्मॉल एलिमेंट से लगने वाली फोर्स सो IDL क्रॉस B। IDL is a current element, IDL is a current element। और बाद में कहता है F is equal to IL B sin theta and therefore B is equal to F upon IL sin theta। Suppose theta equal to 90, so F upon IL। और हमने इसकी डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सब कंप्लीट किया था। क्लियर? ओके, और लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन भी बाद में एक्सप्लेन कर लिया था, जिससे कंप्लीट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आज उसी टॉपिक का थोड़ा डिफरेंट मेथड से आगे कंप्लीट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल कि सपोज क्रॉस करके बताया गया ये फील्ड कौन सी, इनवर्ड फील्ड अंडर दैट वी। ओके, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से बताया जाएगी और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड डॉट से कंप्लीट होगी। क्लियर? तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को सपोज एंटर करेंगे, चार्ज Q एंड वेलोसिटी V। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी V, ये दोनों से जो भी प्लेन बनेगा उसको परपेंडिकुलर या अपवर्ड या डाउनवर्ड ये वाली फोर्स लगेगी। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मतलब V इनसाइड बताया, ये वेलोसिटी V है, इससे जो प्लेन बनता है उसको परपेंडिकुलर या अपवर्ड या डाउनवर्ड ये वाली फोर्स लगेगी। तो अभी डायग्राम से चेक करो, ये वेलोसिटी V होगी, ये V टू B मतलब इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे, स्क्रू कहाँ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स ऊपर की ओर है और इस तरह से चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा और ये वाली जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये F के डायरेक्शन है। कहीं भी चेक करो, सपोज ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ होगा, ये वेलोसिटी अपवर्ड रहेगी। देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी क्या होगी अपवर्ड, तो ये दोनों को परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल से कंप्लीट होता है और इस फॉर्मूला से होता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया जाएगा, जो फील्ड से जो प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, मतलब वो रोटेशनल मोशन करेगा। जब रोटेशनल मोशन होती है ना, इसको एक्सेलरेटरी मोशन इसलिए बताया जाता है कि पर सेकंड इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी से रहेगा, ये टेंजेंट की डायरेक्शन, यहाँ भी टेंजेंट की डायरेक्शन, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेट रिमेन कांस्टेंट। और सपोज मैग्नेट रिमेन कांस्टेंट तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नेट इक्वल होती है, मतलब कांस्टेंट रहेगी। मास वो भी कांस्टेंट है, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर? लेकिन फिर भी इस मोशन को एक्सेलरेटरी मोशन बताया जाएगा, क्यों पर सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, जब ये कंटेंट इनको पता चला
तो उससे साइक्लोटॉन, ऐसे तो इससे दो तीन चीज बताई कि सपोज ये सर्कुलर मोशन करता है तो रेडियस क्या होगी, सर्कुलर मोशन करता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी और पीरियोडिक टाइम भी मिलेगा। ये सभी इक्वेशन इसी डायग्राम से कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसके लिए फोर्स कौन सा लगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स मतलब F इज इक्वल टू QVB sin theta, and therefore F is equal to QVB sin 90 because the angle between velocity and magnetic field so 90, and therefore F is equal to क्या लिखेंगे QVB। लेकिन ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, मतलब mv स्क्वायर बाय r, रेडियस को हम r लिखेंगे, इस रेडियस को क्या बताएंगे कैपिटल R है स्मॉल है, मतलब स्मॉल r टेक्स्ट बुक में बताया। ओके, अब दोनों साइड वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, v कैंसिल कर दो, and therefore the radius r is equal to mv upon qv। अब चेक करो, पार्टिकल की मास कांस्टेंट, पार्टिकल की चार्ज कांस्टेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट, सो रेडियस डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी रेडियस इंक्रीज होगी। एक चीज और भी बता सकते हैं, m into v मतलब मोमेंटम, सो रेडियस डिपेंड ऑन मोमेंटम या रेडियस डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो रेडियस की फॉर्मूला हुई कि साइक्लोट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो रोटेशनल मोशन करेगा, और रोटेशनल मोशन की रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb या मोमेंटम p अपॉन qb। तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करना है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और सपोज एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना है तो इसी फॉर्मूला को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं, सपोज यहाँ r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, v is equal to r omega, and therefore r is equal to m r omega upon qb। okay, दोनों साइड r कैंसल, and therefore omega is equal to qb upon m। तो रेडियस की फॉर्मूला होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होगी, अब ओमेगा इज इक्वल टू qb by m and that is equal to 2 pi f, and therefore frequency f is equal to qb upon 2 pi m। अब चेक करके ये जो रेडियस की फॉर्मूला थी वो रेडियस डिपेंड ऑन मोमेंटम या रेडियस डिपेंड ऑन वेलोसिटी, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बिकॉज़ q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, 2 pi कांस्टेंट, m मास ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट होती है रेडियस डिपेंड ऑन मोमेंटम, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगी, लेकिन रेडियस इंक्रीज होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, आगे लिखना है तो 1 upon t, and therefore periodic time t is equal to 2 pi m upon qb। ओके, तो सभी फॉर्मूला हो गए, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन दी हो 11 नंबर में उन लोगों ने लिख के दिया, हम उसको पीरियोडिक टाइम बताते हैं, लेकिन पीरियोडिक टाइम मतलब क्या होता है, वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने की टाइम है, मतलब चार्ज स्टार्ट है वहां वापस आएगा, जहां से स्टार्ट हुआ वहां वापस आएगा, तो वन रोटेशन की टाइमिंग क्या होगी, पीरियोडिक टाइम। लेकिन एक चीज है, ये कब बनता है, जब v and d परपेंडिकुलर टू ईच अदर, v and d परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन सपोज v और d के बीच के एंगल सपोज थीटा है, दोनों के बीच के एंगल क्या होगी, थीटा। अब दोनों के बीच के एंगल थीटा हुई, एज फॉर एग्जांपल ये b की डायरेक्शन है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आती है, एंगल थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ये b इनसाइड है और ये वेलोसिटी है, लेकिन सपोज ये दोनों के बीच के एंगल थीटा हुई तो दो कंपोनेंट क्रिएट होंगे, कितने, दो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो सबसे पहले तो ये और सेकंड ये, इसको बताएंगे v पैरेलल, ये v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर जो है वो रोटेशनल मोशन करवाएगा, v परपेंडिकुलर उसको रोटेशनल मोशन करवाएगा, लेकिन v पैरेलल जो है एज फॉर एग्जांपल ऐसे रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए,
लेकिन कब ऐसा होता है जब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन सब स्टेप के एंगल है तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगी, लेकिन रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा, इस तरह से आगे आगे जाएगा। रोटेशनल मोशन होती है अकॉर्डिंग टू v परपेंडिकुलर, लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन होती है अकॉर्डिंग टू v पैरेलल। ओके, सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स इज कॉल्ड पिच। इसको क्या लिखेंगे? पिच टू एस वैरी, तो क्या लिखेंगे हम? पिच। ओके, तो पिच की मतलब वेरिएशन कैसे मिलेगी? पिच वेरिएशन कंप्लीट करनी है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, जिस वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम? v पैरेलल इनटू क्या लिखेंगे? टाइम। ओके चलो, ये वेलोसिटी ये थीटा है, जिसको क्या लिख सकते हैं? v cos थीटा, और ये क्या होगा? v sin थीटा। ओके, सर हम पिच की फॉर्मूला लिख रहे हैं, पिच फॉर्मूला इज इक्वल टू v cos थीटा इनटू 2 pi m upon qb। ओके, तो इससे पिच की फॉर्मूला भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, एंड पिच p इज इक्वल टू 2 pi m v cos थीटा अपन qb। ये पूरी इंफॉर्मेशन, टोटली पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसने 11 नंबर में दी। अब देखो लास्ट टाइम जो हमने कंप्लीट किया था उसी से हमने स्टार्ट किया। क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, फिर मैंने इनसाइड कंसीडर की, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल V2B, जब स्क्रू रोटेट करेंगे स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की फॉर्मूला F इक्वल टू QVB sin थीटा, बट थीटा इक्वल टू 90 सो F इक्वल टू QVB। ओके, इस फोर्स से क्या मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब चार्ज पार्टिकल रोटेशन मोशन स्टार्ट करेगा। So F equal to QEB is equal to mv square by r, and the formula of radius r is equal to mv by qb। mv मतलब momentum of particle, and therefore r is equal to p upon qb। So radius depend on velocity and radius depend on momentum। Okay, बाकी remaining physical quantity remain constant, mass, electric charge and magnetic field। Okay, first formula complete हो गई। then आगे कि v is equal to r ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, v equal to r ओमेगा, फिर से फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखी, r is equal to mv by qb, but v equal to r omega according to rotation r omega upon qb, so r cancel, and therefore omega is equal to qb by m as the angular frequency of a charged particle, but omega is equal to qb by m is equal to 2 pi f। 11th में पढ़ा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स कॉल्ड एंगुलर। तो फ्रीक्वेंसी को 2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and therefore f is equal to qb upon 2 pi m। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा एमसीक्यू देगी, बहुत बार इन लोगों ने ये पूछा भी है। ओके, नाउ f is equal to 1 by t and therefore t is equal to pi by 2 pi m upon qb। वन रोटेशन कंप्लीट करने की टाइमिंग मतलब उसको पीरियोडिक टाइम बताएंगे। ओके, अब ये डायग्राम में क्या हमने कंसीडर किया था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन सपोज परपेंडिकुलर ये नहीं है और किसी एंगल थीटा पे क्रिएट होता है, v और d के बीच के एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है वो v sin थीटा है, पैरेलल जो है v cos थीटा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इसकी रोटेशनल मोशन कंटिन्यू करवाएगा। ओके, लेकिन जो v पैरेलल है उसकी पोजीशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन किसकी है? इधर, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो पार्टिकल ऐसा रोटेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, तो हर दो राउंड के बीच मतलब टू सक्सेसिव सर्कल के बीच जो डिस्टेंस को पिच डिस्टेंस बताया जाएगा, एंड पिच डिस्टेंस p इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू पीरियोडिक टाइम। v पैरेलल इनटू क्या लिखेंगे? पीरियोडिक टाइम, बट v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, पीरियोडिक टाइम इज 2 pi m upon qb, and therefore p is equal to 2 pi m v cos theta upon qb। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ये पूरी थियरी कंप्लीट की, इससे पता चला कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सके। ऐसे दिमाग में सोच क्यों है बताओ, समझो। रेडियस तो इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। ओके, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज।
मतलब रोटेशनल मोशन जो होती है जैसे हर यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। रेडियस इंक्रीज होने के बाद भी सपोज इनिशियली ऐसे रोटेट होता है, बाद में इसकी रेडियस इंक्रीज होती जाती है, लेकिन फिर भी पर सेकंड नंबर ऑफ रोटेशन डज नॉट चेंज। क्यों? ये सभी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। और इससे पता चला कि ऐसी डिवाइस बना सकते हैं कि जिसमें चार पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी, जैसे रोटेट होते होते रेडियस इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, क्यों फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जो उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया साइक्लोट्रॉन करके, वो इंस्ट्रूमेंट मेरा वर्क नहीं करेगा। साइक्लोट्रॉन एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज और, जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, या वेलोसिटी की चॉइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चॉइस, वो कैसे होती है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये 11 नंबर क्वेश्चन था, इसकी पढ़ाई ज्यादा है, ये कंप्लीट करना है। ओके, देन उसके बाद 12 नंबर वाली क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की मेथड डिफरेंट थी। जो लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला थी वो था F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स E इंटू क्यू, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। अब सपोज एक डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, ये X, जो लास्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन था जो आपने सपोज लिख के दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का होता है एक्स वाई और जेड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन जेड एक्सिस, सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये होगा ओरिजिन और वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। सपोज चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर? तो सबसे पहले एफ ई तो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ ई। लेकिन जो एफ बी की वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स, वो क्या होगी? v क्रॉस b से मिलेगी। v क्रॉस b मतलब v और b से जो भी प्लेन बनता है उसको परपेंडिकुलर मिलेगा। ओके, ये v और ये b xz प्लेन को परपेंडिकुलर वो रहेगा। xz प्लेन को परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्ड हो या डाउनवर्ड? अब इस डायग्राम से चेक करके बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? v क्रॉस b, v क्रॉस b में v टू b राइटिंग स्क्रू रूल सॉरी लगाना है। ओके, v टू b मतलब ये b और b से, मतलब ये प्लेन हो गया x और z, यहाँ परपेंडिकुलर स्क्रू रखा, v टू b मतलब इस तरह से रोटेट करो। अब ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू डाउनवर्ड जाएगा, ये v टू b स्क्रू रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा एफ बी। ये कौन सा फोर्स होगा? एफ बी। ओके, अब कह रहे हैं एफ ई इज इक्वल टू ई इंटू क्यू या ई इंटू क्यू इंटू जे कैरेट। क्यू जे कैरेट वाई एक्सिस पे है, क्लियर? अब इस टाइप की कैलकुलेशन एफ बी के लिए, एफ बी क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी बी, v on x axis मतलब I caret, b on z axis k caret, this multiplication minus qvb j caret। इसका मतलब एक और qvb, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगेगा। अब सपोज दोनों इक्वल है, ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल स्टेडी कंडीशन में रहेगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा? स्टेडी कंडीशन में होगा, क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू QVB इज इक्वल टू QVB। चलो Q कैंसिल करो, सो वेलोसिटी डिपेंड ऑन E अपॉन B। एक नई हमको इक्वेशन मिली, वेलोसिटी V डिपेंड ऑन
मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो एक फॉर्मूला ऐसी है कि जिसको आप ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि बहुत बार पूछा E बाय बी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी। तो E बाय बी की डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T minus 1। ओके, m0 L1 T minus 1। सो V is equal to E by B। सेकेंड चीज एक भी याद रखो, जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज E और B को परपेंडिकुलर होगी। देखो E अपवर्ड, B z एक्सिस पे उसको परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर? ये चीज हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 में काम में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और तब वेलोसिटी v फाइंड करें तो E अपन v से हो जाता है। मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपको वेलोसिटी देगा। क्लियर? ये हम लोगों ने पता है कि E by n जो सॉरी E by b जो है E upon b वो वेलोसिटी देगा any particle with speed of 2k। चलो कोई बात नहीं, दो फील्ड की जो रीजन है जहाँ दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई की जाती है तब वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट होती है। तो लगा ये मेथड सबसे पहले E by m के रेशियो फंक्शन जो फाइंड की तरफ यूज किया था। E by m रेशियो फाइंड करते वक्त ये मेथड हमने यूज की थी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आज हमने पहले 11 कंप्लीट किया, इसके बाद 12 नंबर कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब बताएगा आगे उन लोगों ने जो कंप्लीट करके दिया आगे वो साइक्लोडॉन। पहले एक काम करो, वो 11 में आगे एक बार फटाफट स्कैन करो जल्दी। साइक्लोडॉन। ओके, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो उन लोगों ने बहुत सारी बाइफरकेशन दी है। सबसे पहले तो उन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोडॉन एक्सप्लेन किया, बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोडॉन एक्सप्लेन किया, ओके, वर्किंग ऑफ साइक्लोडॉन बताया, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोडॉन बताया, और यूज ऑफ साइक्लोडॉन। साइक्लोडॉन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट मोशन करवा सकते हैं। अभी प्रिंसिपल तो पहले भी एक्सप्लेन हो चुका कि मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इसका मतलब वो रोटेशनल मोशन करेगा। तब रेडियस डिपेंड ऑन मोमेंटम बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, इस प्रिंसिपल से वो वर्क करेगा। ओके, अ चार्ज पार्टिकल कैन accelerate to very high energy by making rotational motion। rotational motion से आप इसको हाई एनर्जी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें चाहिए क्या आपको, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो प्रिंसिपल वाली टॉपिक में तो सिर्फ वो स्टेटमेंट है, किसने बनाया था वही, लेकिन मेन चीज उसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होता है कि ऐसी सर्कुलर डिस्क होती है, लेकिन सर्कुलर डिस्क को 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब हाफ डिस्क हाफ कौन जागी। ओके, ये दोनों के बीच अल्टरनेटिंग करंट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी जाती है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट, लेकिन इस एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी उसको एफसी लिखा जाएगा। एफसी मतलब साइक्लोटॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ इतनी फ्रीक्वेंसी देनी है जो साइक्लोटॉन में हमने कन्वर्ट कर दिया। एफसी इज इक्वल टू ईडी अपॉन 2 पाई। अब सपोज मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो रख दो, 2 पाई कांस्टेंट। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻27। ओके, 10⁻27। वो सब कुछ हम ऐड कर देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ रखनी है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 50 हर्ट्ज नहीं, घर में आता है वो करंट 50 हर्ट्ज का होता है, लेकिन आपको ये जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उतनी फ्रीक्वेंसी वाली सोर्स यहाँ कनेक्ट करनी है। सेकेंड, उसके बाद ये पूरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसे दो मैग्नेटिक पोल होंगे। ओके,
किसी को नॉर्थ बताएंगे, सेकंड होगा साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। सपोज मैंने नॉर्थ लिया, ये साउथ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो दो पोल रखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब ये दोनों पोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, और पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है पार्ट पूरा वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम किया जाता है। अब सपोज मैंने यहाँ प्रोटॉन रखा, यहाँ क्या रखेंगे, प्रोटॉन, और प्रोटॉन जैसे हम रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो एक प्लेट नेगेटिव बनती है, एक प्लेट पॉजिटिव बनती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट है। सपोज ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव, तो ये जो प्रोटॉन है इस डायरेक्शन में जाएगा और सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार पार्टिकल रोटेट होता है तो जो फोर्स लगेगी वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगी। लेकिन जब यहाँ बाहर आता है तो उसके ऊपर मतलब रेडियस डिपेंड ऑन वेलोसिटी, रेडियस डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के हिसाब से इसकी पाथ की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, पाथ की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। ओके, देन आगे जैसे ये माइनस हुआ, ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, बाद में प्लस हो जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस। अल्टरनेटिव करंट मतलब ये दोनों प्लेट प्लस माइनस चेंज होगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, साइक्लोट्रॉन जितनी है। मतलब जैसे कि हाफ राउंड कंप्लीट करता है, अपने आप ही सामने नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये राउंड जो है वो इस तरह से बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब उसकी जो रोटेशन की रेडियस, सॉरी, ये रेडियस इंक्रीज होती रहेगी। जब फाइनली वो डिस्क के नजदीक आ जाएगा तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से उसको बाहर लिया जाता है। डिपेंड कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस हिसाब से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड, उससे इसको बाहर लिया जाएगा। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए यूज होता है। सपोज मैंने प्रोटॉन रखा, ये नेगेटिव बना, प्रोटॉन यहाँ गया। ओके, जैसे हाफ सर्कल कंप्लीट होता है उधर नेगेटिव होता है तो इस बीच में आएगा, और दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको एक्सलेट करती रहेगी। और एक्सलेट करना मतलब इसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब ये इंक्रीज होता जाएगा। इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी होती है कि उसको डिफरेंट टाइप ऑफ यूज के लिए इसको यूज किया जाएगा, डिफरेंट यूज। हाँ, आप जब पढ़ेंगे दर्पण के अंदर तो वर्किंग के अंदर फिर से वो सभी चीज लिख के दी, कौन सी फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला, रेडियस की फॉर्मूला, लेकिन वो सब जानते हैं, पहले इसलिए एक्सप्लेन किया उसको सेपरेटली, बाद में उन लोगों ने फिर से उसको लिख के दिया है। ओके, हर एक चीज पूरा वैक्यूम इसलिए रखा जाए कि जो मीडिएटर है उसको, जो मीडियम है वो आयनाइज नहीं हो जाना चाहिए। क्लियर? तो वर्किंग जो रहती है इस टाइप की होगी, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, बाद में दो डिस्क होगी, दोनों डिस्क को अल्टरनेटिव करंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी पार्टिकल रखेंगे उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी रखना है, कैलकुलेशन। क्लियर? तो इस तरह से वर्क हुआ। हाँ, ओके, ये जो इसको ऑसिलेटर भी बताया जाता है, इस बैटरी को क्या बताया जाता है, ऑसिलेटर भी बताया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह की वर्किंग साइक्लोट्रॉन की है, इस तरह की वर्किंग साइक्लोट्रॉन की रहती है। और बाद में एडिशनली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कौन सा पार्टिकल उस हिसाब से उसको बाहर खींचा जाएगा। सपोज डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, और उसको क्योंकि एज पर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन को आप एक्सलेट करने जाएंगे, ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सलेट नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड को क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब रोटेट नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप पार्टिकल के लिए डिफरेंट मेथड इसमें यूज की जाती है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए बराबर यूज होता है। ये इसकी क्या थी, वर्किंग थी। क्लियर? अब एक काम करेंगे, रिजॉइंट हो जाओ बराबर, तो इसकी लिमिटेशंस यूज सब कंप्लीट करेंगे। इस मीटिंग को ड्रॉप करते हैं, फिर से रिजॉइंट हो जाओ। ओके, इस वर्किंग के अंदर D1 D2 ऐसे डी या डी ऐसा बताया जाता है, ये D1 और D2 दोनों के बीच में गैप रहेगी, सर्कुलर डिस्क होती है, दोनों को अल्टरनेटिव करंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और अब चेक करो कि दोनों डिस्क और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या होंगे, ऐसे आप पोल रखेंगे तो डिस्क इस तरह से होगी, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। उसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये पूरी कैलकुलेशन मॉडल जो बताई वो प्रोटॉन के लिए बताए, चार्ज पार्टिकल कौन सा बताया, प्रोटॉन एंटर करेंगे, और जब प्रोटॉन एंटर करेंगे तो इस तरह से वो रोटेट होगा। क्लियर?
तो इसकी वर्किंग थी। अब वर्किंग के बाद इसकी यूज और लिमिटेशन, यूज और लिमिटेशन। सबसे पहले तो एक चीज और भी है कि सपोज आप इसके लिए रेडियस लिखेंगे mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी। ओके, वेलोसिटी लिखना है तो क्या लिखें, आर क्यू बी बाय एम, आर क्यू बी अपॉन एम। और इससे सपोज हमको 1/2 mv स्क्वायर मतलब एनर्जी, उसको हाईएस्ट एनर्जी चाहिए थी, सो 1/2 m r square q square p square by m square, and therefore kinetic energy of charged particle in cyclotron is equal to r square q square p square upon 2m upon 2m। ओके, इस तरह से उसकी फॉर्मूला मिलेगी। क्लियर? तो ये जो कैलकुलेशन थी वो एनर्जी के लिए थी। अब सपोज इसका यूज बताया, हम लोगों ने यूज लिख के दिया है। सबसे पहले बताया तो हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस in a cyclotron are used to bombard the nuclei and study the result nuclear reaction। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर जब अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन बॉम्बार्ड करना है तो उसके पास हाईएस्ट एनर्जी होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको पहले एक्सरेट किया जाएगा और इसके लिए साइक्लोट्रॉन यूज होता है। सेकेंड वन इज यूज टू इम्प्लांट आयन इनटू सॉलिड एंड मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि सपोज किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐड करना है, इस टाइप की कोई पार्टिकल ऐड करनी है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लांटेशन के लिए वो लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक्सीलेंट करेंगे, बाद में न्यूक्लियस के साथ बॉम्बार्ड करेंगे। सपोज प्रोटॉन अंदर गया तो इसका मतलब नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड किसी भी एलिमेंट के लिए चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा इसका मतलब क्या होता है, आप नई सिंथेटिक न्यू मटेरियल, नया मटेरियल कंप्लीट करना है कोई। एक चीज और भी है कि नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, लेकिन आर्टिफिशियल क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा काम में आता है। आर्टिफिशियल क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ज्यादा प्रोटॉन उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा और बाद में ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो उसको नेचुरल तो है, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्रिएट करना तो भी साइक्लोट्रॉन यूज होता है। और सेकेंड चीज ऐसी भी है कि वो केमोथेरापी के अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, तो यूज करके केमोथेरापी के अंदर मतलब रेडिएशन के लिए ये साइक्लोट्रॉन यूज होता है। ये सभी इसकी यूज है, लेकिन लिमिटेशंस भी है। मेरे ख्याल से लिमिटेशंस टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी, लेकिन लिमिटेशंस की पार्ट जो है वो दर्पण में लिख के दी होगी। सबसे पहले तो ये बताया कि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तब जाके डी की जो पोलैरिटी है वो पार्टिकल के साथ चेंज है। पार्टिकल जैसे हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा सामने नेगेटिव हो जाएगा, इधर हाफ सर्कल कंप्लीट उधर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिपेंड, तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब लाइट मास वाली ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आपने चॉइस किया एक्सीलरेट करने के लिए, तो मास बहुत कम होगा। अगर मास कम होगा इसका मतलब उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हाई होगी इसका मतलब क्या होता है कि एसी करंट की भी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी पड़ती है। एज पर एग्जांपल आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फीड करेंगे तो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, गीगाहर्ट्ज। अब घर में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और ये बता रहे हैं गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड पॉइंट कि सपोज आपने इलेक्ट्रॉन एक्सलेट किया, तो इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है तो जल्दी एक्सलेट हो जाएगा, और सपोज वेलोसिटी जो है नियरेस्ट टू लाइट वेलोसिटी हो जाती है, नियरेस्ट टू लाइट वेलोसिटी होगी तो उसकी मास चेंज होगी, और मास चेंज होगी तो फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो लाइट पार्टिकल को एक्सलेट करने में ये भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट ऐसे कि डी जो है, डिस जो लिखी है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, और इतनी बड़ी एरिया के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, N2S यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, तो इस टाइप की जो पोल है वो क्रिएट करना प्रॉब्लम है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जॉइंट होने चाहिए और पूरे एरिया के अंदर ओके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिली चाहिए, वो क्रिएट करना प्रॉब्लम है। मतलब 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए कि जिससे ये काम करने के लिए आपको ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए,
सेकेंड चीज, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लाइट पार्टिकल यूज किया तो ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लाइट पार्टिकल होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लाइट के नियरेस्ट हो जाएगी, तो प्रॉब्लम क्या, उसकी मास चेंज होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, तब मास क्या होता है, चेंज। तो ये सभी लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस आई तो उन लोगों ने एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको दिखा सिंक्रोट्रॉन। लेकिन सिंक्रोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन आपको पता होता तो फर्स्ट चैप्टर 11th में था कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना तो हम LHC यूज करते हैं, लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर। ओके, अभी ये वर्किंग में है। इसका मतलब सबसे पहला साइक्लोट्रॉन, उसके बाद सिंक्रोट्रॉन, उसके बाद LHC। अभी इसी इंस्ट्रूमेंट से वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करने की वर्क होती है। क्लियर? तो आज जितनी भी चीज एक्सप्लेन की गई उसके टोटल क्वेश्चंस आप चेक करो, तो सबसे पहले 11 और 12 लिखे थे। ओके, बाद में सब 13 के अंदर प्रिंसिपल दिया, 14 के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन दी, 15 में उसकी वर्किंग दी, और 16 के अंदर इसका यूज दिया। लिमिटेशंस जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन के तौर पे नहीं लिखा, लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको लिमिटेशंस लिख के दिए हैं। क्लियर? तो ये वर्क था, इसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। साइक्लोट्रॉन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि डिफरेंट देखो वो क्या करेगा, इसके प्रिंसिपल के और यूज, प्रिंसिपल और लिमिटेशंस लिखो, इसे मर्ज करके आपको क्वेश्चंस देंगे। कभी यूज और कंस्ट्रक्शन पूछा, वर्किंग कभी पूछा, मतलब डिफरेंट पार्ट्स मर्ज करने के बाद आपको ये लोग क्वेश्चन देंगे। क्लियर? तो फोर्थ चैप्टर के अंदर अभी 1 2 3 डिफरेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। क्लियर? 1 2 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, लेकिन यहाँ 4 5 और 6 तक मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। और 7 नंबर जो चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर, वो अल्टरनेटिंग करंट है। आप पूरी बाइफर्केशन चेक करेंगे तो पता है कि 50% सिलेबस वहां कंप्लीट हो जाता है 7 चैप्टर तक। ओके, और रिमेनिंग 50% से स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट इसलिए करना है कि अब नेक्स्ट से, कल से ये पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। यहाँ तक जो बताया था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। कल से हम स्टार्ट ऐसा काम करेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की भी 2 मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की 2 मेथड थी। फर्स्ट चैप्टर सपोज आपने कंप्लीट किया हो तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने की है, कैलकुलेट करने की 2 मेथड कौन सी थी? तो फर्स्ट कूलम्स लॉ, फोर्स फाइंड करो, और फोर्स को आप इलेक्ट्रिक चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपने लिखा था E is equal to F by Q। और सेकेंड गॉस इक्वेशन, इंटीग्रेशन E into dA is equal to sigma Q upon epsilon 0। 2 इक्वेशन थे, गॉस लॉ से भी होता है और कूलम्स लॉ से भी होता है। क्लियर? तो डिफरेंट 2 मेथड से हमने अब तक ये कंप्लीट किया था। सिमिलरली 4th चैप्टर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की 2 मेथड है। ओके, बास-हॉर्ट लॉ करके भी है और एम्पियर सर्किटल लॉ करके है। तो कल से इस टाइप की टॉपिक कंटिन्यू होगी। सेकंड चीज, कल टेस्ट 1 and 2 चैप्टर एमसीक्यू, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ होगा और कंप्लीट करके दे रहा है। क्लियर? और यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि नंबर वैसे है कि जो अभी होमवर्क सबमिट नहीं करते वो सबको स्लोली क्वेश्चन देना पड़ेगा। સર બોલો સર આજે ટેસ્ટ છે તે બોર્ડ તરફથી છે ને 1 અને 2 ચેપ્ટર વાળી? ના કશું નથી, એવું કીધું જ નહીં કશું, તો કાલે પતી ગયું હોત। બોર્ડનું પેપર લખવાનું તો કાલે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોત। બોર્ડે પેપર આપ્યા છે પણ સ્કૂલે ના પાડી છે કે કશું કરવાની જરૂર નથી, બરાબર? બોર્ડના પેપર તો ક્યારના આવી ગયા, 11th 12th માં કેમેસ્ટ્રી ને ફિઝિક્સ ના આવી ગયા, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ચેપ્ટર ના, બરાબર? પણ એ લોકો ના પાડી છે એટલે આપણે એ નથી લખવાના, આપણે આપણું જ પેપર લખીશું। ને એ લખશો તો કે વાંધો નહીં, બધું આપણે સર એ લોકોએ કંઈક ઓનલાઈન પણ અપલોડ કર્યું છે ને? ઓનલાઈન પણ છે, ઓનલાઈન પણ આવી ગયા છે બધા, રિવાઇઝ કરી શકાય, ખબર પડે કે આપણે પ્રિપેર કર્યામાંથી કેટલું આવડ્યું, અને આપણે જે કર્યું એમાંથી બધું છે કે બધી બહારનું જ છે બધું, આ બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ કરી શકાય અને ચેક કરી શકાય। જોઈએ તો સૌ પેપર આપી મારા પડી છે ચેપ્ટર 1 and 2 બોર્ડનું પેપર છે અને બોર્ડ વેબસાઇટ પર છે, બરાબર? એટલે એ વાંધો નથી, પણ પ્રિપેર પ્રોપરલી કમ્પ્લીટ થવા મળ્યું છે। આ કાલે જે ટેસ્ટ છે ચેપ્ટર 1 2, પછી ચેપ્ટર નંબર 3 ની થિયરી હું આપી દઈશ।